तो प्रत्याहार किसे कहते हैं? संक्षेपीकरण को कहते हैं। और हमें संक्षेपीकरण किसका करना है? यहाँ पर इस प्रकरण में वर्णों का संक्षेपीकरण करना है। ठीक है, तो प्रत्याहार के अंदर क्या होता है, केवल दो वर्णों का ग्रहण हम लोग करते हैं, दो वर्ण बस लेते हैं और वे दो वर्ण आवश्यकता अनुसार कभी 4 वर्णों का ग्रहण कराते हैं, कभी 6, कभी 10, कभी 12, है ना। इस प्रकार से केवल दो वर्ण ही अनेक वर्णों का ग्रहण कराते हैं, है ना। जैसे पहला सूत्र है अ ई उण, तो एक अण प्रत्याहार होता है, अ और न। न पर क्या है, हलंत है, तो अण कहने से अ से प्रारंभ करेंगे और न से पहले पहले तक के सारे वर्णों का ग्रहण हो जाएगा, हलंत वर्णों को छोड़ देंगे। तो अण प्रत्याहार के अंदर कितने वर्ण आ जाते हैं? अ ई उ, ये 3 वर्ण आ जाते हैं। ठीक है जी, 3 वर्ण आ जाते हैं। 1 मिनट। तीन वर्ण आ जाते हैं। इसी प्रकार से एक बहुत प्रसिद्ध प्रत्याहार है अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार कहने से अ ई उ, री री, ए ओ, ऐ औ, ये सारे जो स्वर हैं ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसीलिए अच का मतलब स्वर भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से प्रत्याहारों का आपको ज्ञान होना चाहिए, संधि अगर आप पढ़ रहे हैं तो, है ना। अब इसके साथ में हमें क्या है, कुछ और चीजों का भी ज्ञान होना चाहिए, है ना। हम लोग सूत्रों के साथ में संधि को पढ़ रहे हैं, इसीलिए सूत्रों में अनेक विभक्तियों में पदों का प्रयोग होता है और उन्हीं विभक्तियों में उनका अर्थ छिपा होता है। तो हमें 4-5 जो मुख्य मुख्य विभक्तियां हैं उनका हमें अर्थ पता होना चाहिए कि अगर सूत्रों का पद उन उन विभक्तियों में आता है तो वे किस किस अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे सूत्र में यदि कोई पद प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आता है तो उसका अर्थ होता है होता है ना। प्रथमा विभक्ति का अगर प्रयोग होगा तो वह होता है इस अर्थ को प्रकट करेगा। अगर किसी सूत्र में, सूत्र के पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा तो उसका अर्थ होगा के बाद। ठीक है, सूत्र का यदि कोई पद पंचमी विभक्ति में होगा तो वह के बाद का अर्थ देगा। जो लोग नए जुड़े हैं आप लोग नोट कर लेंगे इसको, क्योंकि इन्हीं के ऊपर सारा जो संधि प्रकरण है टिका हुआ है ना। तो कॉपी पेन ले करके बैठे होंगे, आप सभी बड़े हैं, समझदार हैं, ऐसी मैं आप सभी से आशा करता हूँ। तो अगर प्रथम कक्षा है तो भी आप लोग, मैं रिवीजन इसीलिए कर रहा हूँ ताकि जो लोग नए हैं उनका भी कवर हो सके। आगे षष्ठी विभक्ति का अगर प्रयोग होगा किसी भी पद में सूत्र के अंतर्गत तो वह क्या अर्थ देगा? उसका अर्थ हो जाएगा के स्थान में। षष्ठी विभक्ति का अगर कोई पद होगा तो वह क्या अर्थ देगा? के स्थान में, है ना। इसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण विभक्ति है सप्तमी। अगर सूत्र के अंतर्गत कोई पद सप्तमी विभक्ति का होगा तो वह परे रहते ऐसा अर्थ देगा। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं इसको। प्रथमा विभक्ति होता है, पंचमी विभक्ति के बाद, षष्ठी विभक्ति के स्थान में और सप्तमी विभक्ति परे रहते, इन इन अर्थों को ये पद देंगे। और हमने इको यणसी ये जो सूत्र था इसको देख लिया था, जो प्रथम अच संधि के अंतर्गत आ रहा था। इससे पहले संधि के 3 प्रकार होते हैं, इसे भी हमें जान लेना चाहिए। और संधि किसे कहते हैं सबसे पहले इसी को जानिए। तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों का परस्पर मेल, है ना। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों का परस्पर मेल। समास किसे कहते हैं? दो पदों का परस्पर मेल। तो संधि और समास में अंतर समझिएगा। समास में पद जुड़ते हैं, शब्द आपस में जुड़ते हैं, और संधि में क्या होता है? वर्ण आपस में जुड़ते हैं। ठीक है। और आगे संधि के 3 प्रकार हो जाते हैं संस्कृत के अंतर्गत। पहला प्रकार होता है अच संधि, जिसे हम लोग स्वर संधि के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रकार होता है हल संधि, जिसे हम व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। और तीसरा प्रकार होता है विसर्ग संधि। ठीक है जी। तो यहाँ तक भूमिका आपकी संधि की कंप्लीट हो जाती है। अब हम सभी अपनी आज की कक्षा पर आते हैं और
हर एक सूत्र को हम लोग समझेंगे, उसके 2-3 उदाहरणों को समझेंगे और आप सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अगर आप कक्षा में हैं तो आप सभी ध्यान पूर्वक ही बैठेंगे यहाँ पर, क्योंकि मैं आप सभी में से किसी से भी कभी भी कोई प्रश्न पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो आप सभी ध्यान पूर्वक कक्षा में बैठेंगे ताकि आप प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो चलिए, आज हमारी दूसरी संधि शुरू हो रही है, जिसका जो सूत्र है वो मैं लिख रहा हूं। उसके बाद हम लोग इसको फिर कौन कौन सी विभक्ति है और ये सूत्र किस अर्थ को प्रकट करता है इसको हम लोग देखेंगे। तो प्रमुख प्रमुख संधियों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं संक्षिप्त में, सरलता से। तो एक सूत्र है एचो, एचो यवा यावह। अब मैं माउस से ही टाइपिंग कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ इसको, तो थोड़े से वर्ण इधर उधर जा सकते हैं। तो आप सभी सुनने पर ध्यान देंगे और रचनानुवाद कौमुदी यदि आपके पास है तो फिर संधि प्रकरण खोल लेंगे। बाकी तो सूत्र को ही बस ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो इसको किस प्रकार से उच्चारण करेंगे? एचो यवा यावह। क्या बोलेंगे इसको? एचो यवा यावह, ऐसा इसको पढ़ेंगे हम लोग। क्या पाठ करेंगे? एचो यवा यावह। अब इसको ऐसे नहीं पढ़ना है कि एचो फिर अयवा यावह, ऐसे नहीं। अगर आप सभी ध्यान देंगे, संस्कृत में कहीं भी आप लोग किसी भी पुस्तक के अंतर्गत ये अवग्रह वाला जो चिन्ह है इसको देखते हैं, जो ये एस जैसा लिखा होता है, यदि यह अवग्रह रूप में होगा, ये शुद्ध अ के रूप में नहीं होगा, अवग्रह इसको कहा जाता है, अवग्रह रूप में होगा, तो इसको पाठ करते समय इसका उच्चारण अ ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण करना ही नहीं है आप लोगों को, है ना। तो इसीलिए मैंने इसका उच्चारण यहाँ पर नहीं किया था। क्या उच्चारण होगा सूत्र का? एचो यवा यावह। बोल लीजिए आप लोग 5 बार कम से कम इसको बोलिए, जहां पर भी हैं। म्यूट मतलब म्यूट करके ही आप लोग जहां भी हैं वहीं पर 5 बार इसको बोलिए। एचो यवा यावह, एचो यवा यावह, एचो यवा यावह। ठीक है जी। तो ध्यान रखेंगे, जहां कहीं भी ये अवग्रह आपको दिखाई देगा एस जैसा, ये होता तो अ है, लेकिन अ का उच्चारण नहीं करना है अगर यह अवग्रह रूप में होगा, है ना। यहाँ पर भी एक संधि होती है, तो संधि होने के बाद ये जो अ है ना, ये गायब हो जाता है। लेकिन अ को दिखाने के लिए कि हाँ यहाँ पर यह संधि हुई है, इसका प्रयोग होता है और आगे आएगा ये संधि प्रकरण में, ये है ना। तब इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस इतना ही जानिए। गुरुजी इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? अवग्रह बोलते हैं इसको। ठीक है, अवग्रह अच्छा, चिन्ह शायद ऐसा इसको करके बोलते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पदों के अंदर देखते हैं कि कौन कौन सी विभक्तियां हैं, क्योंकि विभक्तियां ही अर्थों को प्रकट करती हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे शब्द है ना, एचो, यह मूल शब्द क्या है? एचह, ऐसा है ना। मूल शब्द क्या है? एचह। और इसमें जो विभक्ति है एचह में, यह क्या है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन, है ना। षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। और जो दूसरा शब्द है ना, ये क्या है? अ, उसके बाद यवा यावह। ध्यान पूर्वक देखेंगे, नोट भी करते जाएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा ही, छोटी सी स्क्रीन है मेरे पास, तो उसको करने के बाद मैं तुरंत मिटा दिया करूंगा। तो ये क्या है? अयवा यावह, ऐसा एक पद है। तो ये क्या है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है ये, है ना। प्रथमा विभक्ति का बहुवचन वाला ये पद है। तो पहला पद है एचह, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। दूसरा पद क्या है? अयवा यावह, है ना। अयवा यावह, यह क्या है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। और इसमें क्या है, अब इसका हम लोग अर्थ निकालेंगे कि अर्थ इसका क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, षष्ठी विभक्ति का अगर कोई पद होगा तो वह किस अर्थ को देगा? के स्थान में। ठीक है जी, के स्थान में।
षष्ठी विभक्ति का अगर कोई पद होगा तो वह क्या अर्थ देगा? के स्थान में, है ना, मैंने आप सभी को बताया था। तो इसमें क्या है, एच के अंतर्गत कौन कौन से प्रत्याहार आते हैं, अब आप लोग बताएंगे। सुरेंद्र जी आप बताइए, एच के अंतर्गत कौन कौन से प्रत्याहार आते हैं? जी। ए ओ आई औ। ए ओ आई आई औ। आई औ। ठीक है जी, बहुत सुंदर। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पूरा अर्थ आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगा इसमें, आप लोग नोट कर लेंगे। तो एचह, एचह षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो यह के स्थान में ऐसा अर्थ प्रकट कर रहा है ना। तो क्या अर्थ निकल करके आएगा? एचह अर्थात एच के स्थान में। एच के स्थान में का मतलब क्या हो गया? ए ओ आई औ के स्थान में क्या है, यहाँ पर दूसरा वाला पद क्या है? अयवा यावह, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है ना। अयवा यावह क्या है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो प्रथमा विभक्ति किस अर्थ को प्रकट करती है? होता है, इस अर्थ को प्रकट करती है। ठीक है जी, लिखवाया था ना मैंने, प्रथमा विभक्ति किस अर्थ को प्रकट करती है? होता है, इस अर्थ को। तो यहाँ पर क्या अर्थ, अब दोनों को मिला करके क्या अर्थ, और इसमें अयवा यावह में 4 पद हैं, है ना, 4 पद हैं। इनको अलग अलग आप लोग करके थोड़ा सा देख लीजिए, मैं कर रहा हूँ और आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। सबसे पहला पद है अय, उसके बाद क्या है? अव, और सब में हलंत होगा, है ना, लास्ट में सब में हलंत होगा। अय अव आय और क्या है? आव। ये 4 इसमें है ना। तो सब में हलंत है और सभी को जब आप लोग मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? अयवा यावह ऐसा करके बन जाएगा, है ना। सब में अ जो हलंत है उसको जोड़ते जाएंगे जब, तो अयवा यावह ऐसा बन जाता है। तो हमारे पास 4 शब्द आए पहले तो ऊपर, ए ओ ऐ औ के स्थान में अय अव आय आव हो जाता है। ठीक है, ये सूत्र बस इतना ही अर्थ को कह रहा है ना। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। एच के स्थान में अय अव आय आव ये आदेश हो जाते हैं। ठीक है, ए के स्थान में हो जाएगा अय, ओ के स्थान में हो जाएगा अव, ऐ के स्थान में हो जाएगा आय, औ के स्थान में हो जाएगा आव, है ना। तो कोई अब इसमें अब देखेंगे कि इसमें संधि किससे हो रही है, इस चीज का तो इसमें वर्णन आया ही नहीं कहीं भी, है ना। बस ये बता दिया कि एच के स्थान में अय अव आय आव आदेश हो जाते हैं। तो इसको जोड़ किससे रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या है ना, व्याकरण में क्या होता है, एक विधा होती है, उसको कहते हैं अनुवृत्ति। अनुवृत्ति का मतलब क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे पद होते हैं जिनका अर्थ पीछे के सूत्रों से आगे के सूत्रों में चलता जाता है, कुछ क्रम तक चलता जाता है ना। तो यहाँ पर भी पीछे से एक अर्थ आ रहा है, और वो शब्द क्या आ रहा है, सूत्र का एक पद आ रहा है अची। ठीक है जी, सूत्र का पद क्या है? अची, है ना। और अची शब्द पीछे भी आया हुआ था। अची में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी का एक वचन, है ना। तो ये किस अर्थ को कहेगा? अच के परे रहते। समझ पा रहे हैं आप लोग? अच के परे रहते मतलब एच को अय अव आय आव ये आदेश हो जाता है अगर उसके बाद में क्या हो? अच हो, मतलब कोई भी स्वर हो, है ना। अब इतना तक आप सभी ने समझा। एक बार में और आप सभी को पूरा इसका जो क्रम है उसको लिख करके समझाता हूं, तो जो बची खुची शंका होगी सारी खत्म हो जाएगी आप सभी की। तो स्थिति हमारे पास क्या आ गई? ए ओ ऐ और उसके बाद औ। ठीक है जी, इनके साथ हमें जोड़ना है किसी भी स्वर को, है ना। इन चारों के साथ ये 4 पहले होंगे, ए ओ ऐ औ,
इनके बाद में कोई भी स्वर होगा, ठीक है। स्वर तो आप सभी समझते ही हैं, अच वाले जो होते हैं वर्ण, अ ई उ रील री ए ओ आई औ, है ना। तो अगर जब इनके साथ में स्वर जुड़ जाएगा तो ए के स्थान में आदेश हो जाएगा अय, ठीक है। ओ के स्थान में हो जाएगा अव, ऐ के स्थान में हो जाएगा आय आदेश, और औ के स्थान में आदेश हो जाएगा आव। ऐसा नोट करते जाएंगे एक एक क्रम को, है ना। अगर आपको आ रहा हो तब भी, नहीं आ रहा हो तब भी, क्योंकि ये चीजें बहुत आसान होती हैं, लेकिन आप जब सूत्रों के पदों के अनुसार इसका अर्थ नहीं निकाले होते हैं तो आप इसी में कंफ्यूजन में हो जाते हैं, और आप दिमाग में बिठा लेते हैं कि व्याकरण बहुत कठिन है और हमें समझ में तो आ ही नहीं सकता, है ना। तो आ रहा हो तब भी इसको नोट करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो ए ओ ऐ औ ये चार पद, चार ये हैं वर्ण, और इनके बाद में कोई स्वर आएगा तो ए के स्थान में अय, ओ के स्थान में अव, ऐ के स्थान में आय, और औ के स्थान में आव आदेश हो जाते हैं, ठीक है जी। अब हम लोग चलते हैं आगे एग्जाम्पल पर। अब एग्जाम्पल पर चलते हैं, उसमें आपको जो भी शंका होगी वो सारी उसमें सॉल्व हो जाएगी, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो हमारे सामने सबसे पहले ए वाला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ए के स्थान में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। ए के स्थान में अय आदेश हो रहा है ना। तो ये कैसे हो रहा है इसको अब हम लोग इस एग्जाम्पल में समझेंगे। तो एक शब्द है, एक इस प्रकार से है, शे जमा अ य न म, है ना। से जमा अयनम, ठीक है। शे जमा अयनम। तो अब यहाँ पर स्थिति देखेंगे कि स्थिति मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले क्या आया, ए। शे में क्या है, ए है, और आगे क्या है, अ है ना, कोई स्वर। तो ये स्थिति क्या होगी हमारी, मिल गई। सबसे पहले एच आ गया, उसके बाद में कोई भी स्वर आ गया। तो हमने क्या पढ़ा था कि ए के स्थान में अय ऐसा आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आदेश जब इसमें हम लोग करेंगे तो श तो हलंत बचा, क्योंकि अ उसका हट, ए उसका हट गया। स, उसके बाद क्या बच गया, ए को हो गया अय, है ना। ए को हो गया अय, उसके बाद हो गया, यहाँ पर अनम है केवल, ठीक है जी, अनम है केवल, अयनम नहीं है, अनम है। तो श प्लस अय प्लस अनम, इस प्रकार से हुआ। तो ये जो श का जो हलंत था ये आगे वाले अ में जाकर के जुड़ जाता है, आगे वाला अ इसमें आकर के मिल जाता है, तो ये बन गया श पूरा। आगे जो य बचा हमारा, य है, इसमें अ आकर के मिल जाता है, तो ये य भी पूरा हो गया। और आगे क्या बचा था हमारे पास, न और म। समझ में आ रहा है आप लोगों को, श य नम, इस प्रकार से शब्द बन जाता है। तो शयनम का मतलब क्या होता है, सोना, है ना। शयनम का मतलब क्या होता है, सोना। त्वम किम करोषि, तुम क्या करते हो। तो अहम शयनम करोमि, मैं शयन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आसान है, इसमें कुछ भी इतना कठिन नहीं है। अब एक बार मैं आप में से किसी से पूछता हूँ मैं, आप लोग मुझे इसका पूरा क्रम बताएंगे। एक आज विधु मौली जी आए हुए हैं, आप बताएंगे ये पूरा जो क्रम आया ना इसका शयनम वाला, कौन कौन से पद थे, क्या क्या परिवर्तन हुआ, कैसे कैसे इसमें संधि हुई, कहाँ कहाँ विकार आया। आप ये पूरा प्रोसेस समझाएंगे, एक बार सबको बताएंगे और सब लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चलिए बताइए। नमस्कार जी नमस्ते। मैं तेलंगाना वासी हूँ, ज्यादा हिंदी में नहीं बात कर कोई सकता बात हूँ। नहीं, ऐसे ही बोलिए, कोई बात नहीं, टूटी फूटी ही बोलिए। तो संस्कृत में यदि बोल इचो सकते हैं तो उसमें भी बता सकते हैं। एचो यावा यावह संधि है ये, जी शे प्लस अयनम, जी, अनम, बस संधि अनम अनम। अनम अनम, ओके अनम। जी
और ये सकार प्लस एकार प्लस अनम, जी ये ये संधि के कारण से ए आई होता है। आई जी 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 जी। सकारम प्लस आई प्लस अनम, जी शा प्लस आई शई जी प्लस अनम, और पूरा मिलाया तो शयनम होता। जी। बहुत सुंदर। चलिए, बहुत सुंदर। इसी प्रकार से आप सभी भी ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे और आप सभी का भी नंबर आएगा और आप सभी अपने अपने नंबर पे एक एक एग्जाम्पल को स्पष्ट करेंगे, है ना। तो अब हमने ए का देख लिया, है ना एग्जाम्पल। अब हमें ओ का देखना है ना। ओ भी एक आ रहा था और ओ जमा स्वर बराबर अव आदेश हो रहा था, ओ को अव आदेश हो रहा था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओ का एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है ये और आप सभी को पता है। तो भो जमा अति, है ना, भो जमा अति। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें एचो यवा याव की जो संधि की जो स्थिति है, जो इसकी शर्तें हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं कि नहीं, शर्तें पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, भो में क्या है, ओ छिपा हुआ है। तो ओ किसके अंतर्गत आता है, ओ के एच के अंतर्गत आता है ना। एच मतलब ए ओ आई औ, है ना। तो एच के अंतर्गत आ गया ओ। और इसके बाद हमें मांगा था कि कोई स्वर होना चाहिए इसके बाद में, है ना। स्वर के साथ में इसकी संधि होनी है। तो आगे हमारे पास है अ, है ना। तो ये इसकी शर्तें कंप्लीट हो रही हैं कि सबसे पहले में जो होना चाहिए वो होना चाहिए एच एक तरफ और दूसरी तरफ होना चाहिए कोई स्वर। तो अब यहाँ पर क्या है, सूत्र क्या कह रहा था कि एच के स्थान में अय अव आय अव आदेश हो जाते हैं। तो ओ के स्थान में क्या आदेश हो रहा था, अव। तो यहाँ पर ओ को क्या हो जाएगा, अव आदेश हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे, ये जो भ था वो आधा हो चुका है क्योंकि इसका ओ क्या है, हट चुका है ना वहां से। ओ के स्थान में तो आदेश हो गया, तो ओ के स्थान में हो गया अव आदेश, है ना। तो भ, उसके आगे हम लोग लिखेंगे अव, हलंत होगा वो में, और उसके बाद क्या पद है, अति। ठीक है जी। बहुत आसान आसान संधियां हैं, बस सूत्रों के अनुसार इसको समझेंगे तो जीवन भर नहीं भूलेंगे फिर कभी भी। तो फिर आगे क्या है, भ के बाद जो अ है इसमें आकर के ये मिल जाएगा, तो ये भ पूरा हो जाएगा भ। आगे क्या है, व आधा है उसके बाद अ है, तो अ इसी में आकर के मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा व। आगे है ती, तो भ व ती, है ना। भू धातु का लट लकार का रूप बनता है भवती, ऐसा। ठीक है जी। तो आप सभी इसको ध्यान पूर्वक समझ गए होंगे। अब आप सभी में से पूछता हूं मैं, चलिए वृषभ जी, आप समझाइए इसको, ये भवती कैसे कैसे इस सूत्र की संधि के द्वारा ये सिद्ध होता है। स्क्रीन पर जी सब कुछ लिखा हुआ है तो उसको हाँ, देख देख करके एक एक क्रम से समझाइए। जी बोलिए। हाँ, भवती, भवती में भो जमा अति, और भो में ओ है तो अच के एच द्वारा के अंतर्गत अब आ हो गया, जाता है। हाँ, एच के भो एच में के ओ है अंतर्गत इसलिए ये एच के अब हो अंतर्गत आ जाता गया। है। अरे अच्छे से हाँ समझाइए ना। जी जैसे भो है फिर आगे अति है, तो फिर आप बताएंगे ना कि यहाँ पर ये संधि कैसे प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से प्राप्त हो रही है क्योंकि पहले वाले पद में क्या है, ओ है, और ओ कहाँ आता है, एच के अंतर्गत आता है। फिर आगे कोई स्वर होना चाहिए तो स्वर के अंतर्गत हमें अ मिल गया, है ना। ऐसे ऐसे करके समझाइए, शुरू से चलिए ठीक से समझाइए। जी हाँ, जी भो जमा अति, जी भो में जो ओ है वो एक के द्वारा है, जी और ओ का अब हो जाता है, और जो अति है, जी हाँ, तो अब का ओ का अब हो जाएगा,
फिर हम्म भ हलंत हम्म अव हलंत अति। हम्म तो भ हलंत जो है वो अब जो एच के द्वारा वो का अच अब आया, तो उसमें हम्म से भ हलंत में अ जोड़ा तो वो भ हो गया, हम्म और व बचा और ई बचा। ये अब अति है, तो व हलंत से वो हम्म पूरा व हुआ और ई जी, बच गया, तो उसके द्वारा ये भाव की गई। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। इसी प्रकार से आप सभी देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे भी उदाहरण है, क्योंकि इसमें एच के अंतर्गत 4 वर्ण आ रहे हैं ना, ए ओ ऐ औ। तो अब ऐ वाला एक उदाहरण देखते हैं। तो एक प्रसिद्ध उदाहरण है, नई जमा अकह। ठीक है जी, नई जमा अकह। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये स्थिति प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सबसे पहले न में क्या है, ऐ है। ऐ किसके अंदर आता है, एच के अंतर्गत आता है। और आगे दूसरी तरफ क्या है, हमें कोई स्वर चाहिए। तो यहाँ पर स्वर कौन सा हमें प्राप्त हो रहा है, अ। स्वर हमें प्राप्त हो रहा है अ। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी शर्त घट रही है कि एक तरफ एच होना चाहिए और एक तरफ कोई भी स्वर होना चाहिए। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि ए ओ ऐ औ के स्थान में अय अव आय आव आदेश हो जाते हैं। तो ऐ के स्थान में कौन सा आदेश प्राप्त हो रहा है हमारे लिए, आय। तो फिर इसी आदेश को यहाँ पर लिख देंगे। तो न में से ऐ हट चुका है, तो न आधा हो चुका है। आगे क्या आया, ऐ की जगह पे आ गया आय, है ना। ऐ की जगह पे क्या आ गया, आय। यह हलंत रहेगा। और आगे है पद अकह। ठीक है जी, आगे है अकह। तो आ जो है ये आकर के न में मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ना। और आगे क्या है, आगे अ है, तो ये उसमें आकर के मिल जाएगा। य में आकर के मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, य पूरा हो जाएगा। फिर आगे क्या है, कह ऐसा बचता है। तो नायक कह ऐसा शब्द हमारा सिद्ध हो जाता है। नायक का मतलब क्या होता है, नायक, है ना। चलिए, अब ये भी मैं किसी से पूछता हूँ। चलिए खुशबू जी, आप समझाइए इसको, नायक वाला जो है पूरा प्रकरण। खुशबू जी उपस्थित हैं यहाँ पर? चलिए, शायद वो उपस्थित नहीं है। तो सुषमा जी आप बताइए, सुषमा यादव जी आप समझाइए इस चीज को। जी क्षम्यतां महोदय, आज मेरा फर्स्ट दिन है, तो मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है कोई बात समझने नहीं, में। गलती सही इसको समझाइए। कुछ तो समझ में आया होगा ना इसमें। कुछ समझा पाएंगे आप या नहीं? चलिए ठीक है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग महोदय वगैरह आप हम लोग, बताएं? हाँ जी हाँ जी, आप बताइए, ठीक है। जी ये एचो या वायावह सूत्र के अंतर्गत नई धन अकह, इस उदाहरण को हम समझेंगे। तो नई मतलब एच में ए ऐ ओ ऐ औ ये 4 वर्ण आते हैं, 4 स्वर आते हैं। तो इसमें नई में ऐ है, तो सूत्र के अनुसार एचों के स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव आदेश एकादेश होता है, जैसा कि गुरुजी ने बताया। तो यहाँ पर ऐ है, तो ऐ के स्थान पर न में ऐ है, तो न हलंत हो जाएगा। और इसमें जो ऐ की मात्रा लगी है, इस ऐ के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा। और जी धन के इस तरफ
पर दूसरे पद में, उत्तर पद में अकह जैसा लिखा है वैसा ही रहेगा। धन के पहले वाले को पूर्व पद बोला जाता है और धन के बाद वाले को उत्तर पद बोला जाता है, और 2 वर्णों में ही संधि होती है। तो पूर्व पद में न में से ऐ के स्थान पर आय हो जाएगा और अकह, तो हमारा बनेगा न आय अकह। तो नियम ये है कि जो स्वर जो वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, ह्रस्व व्यंजन वर्ण, वो परवर्ती वर्णों में मिल जाएंगे। तो न आय, न आ में मिल जाएगा, य अ में मिल जाएगा। तो इस तरह से न आ में मिलेगा तो ना बनेगा, य अ में मिलेगा तो य पूरा हो जाएगा और कह, नाय कह की सिद्धि हो जाएगी। चलिए, बहुत सुंदर। तो इसी प्रकार से आप सभी समझिए और इसको अच्छे से समझिए। कक्षा में आप सभी को यदि संधि की कक्षा अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो आप सभी समय से आगे से जुड़ेंगे, है ना। अगली कक्षा हमारी मंगलवार को होगी। 3 दिन कक्षा होगी ये। मंगलवार, एक तो शनिवार को हो रही है ना, तो शनिवार से क्या आता है, पहले बृहस्पतिवार और उसके बाद मंगलवार, है ना। तो 3 दिन ये कक्षा होगी, मंगलवार, मंगल, बृहस्पतिवार और बृहस्पति, शनि। शनि, ठीक है। तो ये 3 दिन आप सभी 8 से लेकर के 9:30 तक उपस्थित होंगे इस कक्षा में, और कक्षा में समय से आना है आप सभी को, है ना। 10 या 15 मिनट के बाद किसी की भी एंट्री नहीं होगी। 2-3 कक्षाओं के बाद में, जब मैं समझ जाऊंगा कितने लोग आ रहे हैं, उसके बाद में, है ना। तो आप सभी अच्छे से आइए और पढ़िए अपना, सभी का स्वागत है। और अच्छे से इसको समझिए। और रिकॉर्डिंग वगैरह क्या है, जो विद्यार्थी अलग अलग स्थान से आए हुए हैं, तो आप सभी को मैं बता दूं, गीताश्री एकेडमी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको पहली कक्षा वहां पर जाकर के मिल जाएगी, है ना। और गीताश्री एकेडमी स्पेलिंग वगैरह जो है वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, तो वहां से आप सभी कंप्लीट कर लेंगे। अब एचो यवा यावा के अंतिम उदाहरण पर चलते हैं, औ के उदाहरण पर, है ना। अभी हमने ए ओ ऐ तक देख लिया है, औ के उदाहरण पर हम लोग देखते हैं। तो औ के उदाहरण पर क्या आता है हमारा, औ का भी उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। औ का उदाहरण आता है पौ जमा अकह, है ना, पौ जमा अकह, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी क्या है, प में औ है, और औ किसके अंतर्गत आता है, एच के अंतर्गत आता है, और आगे कोई हमें स्वर चाहिए। तो यहाँ पर स्वर के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है, फिर से हमें अ प्राप्त हो जा रहा है। तो यहाँ एचो यवा यावा की शर्त हमारी कंप्लीट हो रही है। तो औ के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, आव, ऐसा आदेश प्राप्त हो रहा है एचो यवा यावह में, है ना, अय अव आय आव। तो औ के स्थान में आव आदेश हो जाएगा। तो एक तरफ हो गया, आधा प बच गया क्योंकि औ इसमें से हट चुका है। औ के स्थान पे आव हो गया, और इसके बाद आगे बचा अकह, है ना। तो अब प क्या है, हलंत वर्ण है, आधा है, इसीलिए आगे वाला जो स्वर है इसमें आकर के मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पा। व हलंत है, इसके आगे स्वर है तो स्वर आकर के इसमें मिल जाएगा, वो आकर के इसमें मिल जाएगा, और ये कह ऐसा ही रहेगा। तो पा व कह, ऐसा शब्द एक सिद्ध हो जाता है एचो यवा यावह की संधि से। और पा व कह का मतलब तो आपको पता ही है, अग्नि होता है ना। अग्नि, अग्नि, पावक, अनल, हुताशन इत्यादि आपने याद किया होगा बचपन में, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से पावक का एक सिद्धि कंप्लीट होती है। और सुरेंद्र जी आप इसको स्पष्ट कीजिए, चलिए। शीघ्रता से बताएंगे। गुरु जी, हमारा सूत्र है एचो यवा यावह। इस सूत्र का अर्थ है एच के स्थान पे क्रमशः आय अब आय आव होते हैं, अच परे रहते। तो एच है 4, ए आई ओ औ। तो ए आई ओ का उदाहरण आपने समझ लिया, आप समझेंगे औ का। औ का उदाहरण है पावकः जी इस शब्द की संधि विच्छेद होगी पौ प्लस अकः जी। अब यहाँ पे हम एच यावा सूत्र का अर्थ घटाएंगे।
एच जी के स्थान पे। तो जी पूर्व पद में है, एच में क्या है, पा में औ। जी इस सूत्र की दूसरी शर्त है अच परे रहते। जी अच परे है अका का आ, जी इसलिए जो पा में जो औ है उसके स्थान पे आव आदेश हो जाएगा। जी। तो अलग अलग होता है, अच्छा। जिसके स्थान में होता है उसको हटा देता है। जी यहाँ पे तो ओ हट जाएगा, तो पा जी हलंत हो जाएगा। प आव प्लस अकहा, अब सबको मिला देंगे तो पावकहा। जी। चलिए, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से ये एचो यवा यावा की हमारी जो संधि थी ये कंप्लीट होती है। इसको अयादि संधि ऐसा भी कहते हैं हिंदी में। बाकी संस्कृत के अंतर्गत ये स्वर संधि में ही सारी संधियां आ रही हैं, है ना। तो आगे भी हम लोग एक संधि को पढ़ते हैं आज शीघ्रता से। अब थोड़ा सा हम लोग तेजी से चलेंगे, है ना। अब तक बहुत धीरे थे, अब थोड़ा सा अपनी गति को बढ़ाते हैं, क्योंकि संधियां काफ़ी सारी हैं, है ना, और हमें पढ़ना है तो हमें थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा। तो आगे वाली संधि आ रही है गुण संधि, है ना। तो गुण संधि आ रही है अच संधि के अंतर्गत। तो सबसे पहले हमें जानना होगा ना कि गुण किसे कहते हैं। ठीक है, गुण का पता होगा तभी तो गुण करेंगे ना। अगर गुण का पता ही नहीं होगा तो कैसे गुण करेंगे और क्या गुण करेंगे। तो गुण की परिभाषा बताते हैं अष्टाध्यायी के अंतर्गत, अदेंग गुणः, ऐसा। ठीक है जी, अदेंग गुणः। ये अष्टाध्यायी का दूसरा सूत्र कहलाता है। ये वृद्धिरादैच प्रथम और दूसरा सूत्र है अदेंग गुणः। तो इसमें गुण के लिए बताते हैं कि गुण किसको कहते हैं, कौन कौन से वर्ण ऐसे होते हैं जिनको गुण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अदेंग में क्या है, इसको सरल भाषा में समझेंगे। दो पद आते हैं अदेंग में, दो पद हैं। सबसे पहले है अत और आगे क्या है, एंग, है ना, एंग। ठीक है जी, अत है और आगे क्या है, एंग। तो अत का मतलब क्या होता है, अ। ठीक है, अत का मतलब क्या होता है, अ। और एंग का मतलब क्या होता है, सुरेंद्र जी बताइए। एंग का मतलब ए ओ। ए और ओ, है ना। तो ए और ओ है, तो इसमें क्या आता है, और आगे क्या है, गुणः, प्रथमा विभक्ति एक वचन, है ना। तो मतलब अ ए ओ को गुण कहते हैं, ऐसा अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अ ए ओ गुण होते हैं। तो गुण संधि में क्या हो जाएगा ना, दो वर्ण आएंगे और उनका परस्पर मिला करके एक गुण हो जाएगा, है ना। ऐसा अब आगे प्रकरण आने वाला है। अब तक क्या हो रहा था, आदेश हो रहा था, और वो आदेश क्या हो रहा था, इन दोनों सूत्रों में एक वर्ण के स्थान पे परिवर्तन हो रहा था। लेकिन अब आगे क्या है ना, एक अष्टाध्यायी के अंतर्गत एक सूत्र आता है, एकः पूर्व परयोः, ऐसा करके एक सूत्र आ जाता है। तो उसका अर्थ फिर आगे के सूत्रों में लागू होता है। तो इसमें क्या कहते हैं कि पहले वाला और बाद में वाला जो दो वर्ण है ना, उन दोनों के स्थान पे अब केवल एक ही आदेश होगा। ठीक है जी, तो हो सकता है कहीं आगे एक वर्ण के स्थान पर भी हो और कहीं दो वर्णों के स्थान पर में भी हो, तो इसको ध्यान रखेंगे। और इसीलिए कह रहे हैं कि गुण संधि में इसीलिए आपको गुण को जानना चाहिए, है ना। तो गुण तीन होंगे, या तो अ होगा, या तो ए होगा, या तो ओ होगा। ठीक है, ये तीन ही केवल गुण होंगे, और ये दो वर्णों के स्थान पर होंगे, है ना। दो वर्ण होंगे और दोनों के स्थान पे एक गुण आदेश हो जाता है। तो इतने को आप सभी ध्यानपूर्वक अभी समझ करके चलेंगे। अब गुण संधि का जो सूत्र है वो कौन सा है, अब उसको देखते हैं हम लोग, है ना। गुण संधि का सूत्र कौन सा है उसको देखते हैं। और सभी सूत्रों में क्या है, अची की अनुवृत्ति आ रही है ना। अची की अनुवृत्ति सभी सूत्रों में आ रही है। अची का मतलब क्या होता है, अच के परे रहते। तो गुण संधि का सूत्र है, एक सूत्र है आद गुणः। ठीक है, आद गुणः। तो आद में क्या है, आत में क्या है, आद में मूल शब्द है आत, है ना। आद में क्या है, मूल शब्द क्या है, आत।
आत में क्या है? पंचमी विभक्ति एक वचन। गुण में क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है, आप लोग नोट करते जाएंगे शीघ्रता से। गुण में क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन। और इसमें अची का भी एक अर्थ पीछे से आ रहा है ना? अची भी पीछे से आ रहा है, अच परे रहते, ऐसा अर्थ होगा इसका। तो ये सप्तमी का एक वचन है ना? तो अब ये क्या सूत्र कह रहा है कि आद, आद मतलब अ के बाद में, है ना? आत मतलब क्या है? अ वर्ण का ही पंचमी में रूप बनता है आत। जैसे राम, है ना? राम शब्द का क्या रूप बनता है पंचमी में? रामात। तो ऐसे ही अ का क्या बनता है? आत। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अ के बाद, तो इसमें अ से अ या आ दोनों का ग्रहण हो जाएगा, है ना? तो सबसे पहली स्थिति क्या होगी यहाँ पर? एक तरफ हो गया अ अथवा आ, है ना? आत का क्या अर्थ हो गया? अ या आ, और पंचमी का रूप है, इस पद में पंचमी है, तो पंचमी का अर्थ क्या हो जाएगा? के बाद, है ना? तो अ या आ के बाद आगे क्या है? अची, मतलब अच परे होने पर। तो अ या आ के बाद में कोई भी अच हो, कोई भी स्वर हो, ठीक है जी? स्वर का मतलब क्या हो गया? कोई भी स्वर। तो अच के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, री, और आगे री, और उसके बाद ए, आई। नोट करेंगे, एक एक चीज को ध्यान रखिएगा, छोड़ेंगे तो फिर छूट जाएगा, वो फिर कभी नहीं होने वाला है। ध्यान पूर्वक समझेंगे, कुछ विशेष चीजें भी हर एक सूत्र में आती है ना। ए, ओ, ऐ और औ, है ना? इतने जो वर्ण हैं, ये स्वर, ये सभी एज के अंतर्गत आ जाते हैं, व्याकरण के अंतर्गत। ठीक है, तो क्या हमारा सूत्र का अर्थ क्या था? कि आत अर्थात अ या आ के बाद में कोई स्वर हो तो उसको गुण आदेश हो जाता है। ठीक है जी, अ या आ के बाद में कोई स्वर होगा तो उसको गुण आदेश हो जाएगा, ऐसा है ना? तो इसमें क्या है? अ या आ के बाद में किसी भी अच के लिए कहा गया है, लेकिन आप सभी किसको लेंगे? आप सभी ये जो अ है ना, इसको हटा देंगे। ठीक है, अ को अभी हटा देंगे एक साइड में, और जो नीचे के जो ए, ओ, ऐ, औ है, इसको भी हटा देंगे। ठीक है जी, नीचे का जो ए, ओ, ऐ, औ है, इसको भी हटा देंगे, क्योंकि इनका प्रयोग आगे के सूत्रों में होने वाला है, आगे की संधियों में इनका प्रयोग होगा। तो अभी फिलहाल के लिए केवल गुण संधि के लिए ई, उ, रील, री, बस इतने को ही आप सभी ग्रहण करेंगे, है ना? तो इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि आद गुण में गुण किससे होगा। तो अ या आ का या तो ई के साथ में गुण होगा, या तो उ के साथ में होगा, अथवा री के साथ में होगा, अथवा री के साथ में होगा। और ये जो ए, ओ, ऐ, औ है, इनका प्रयोग आगे आएगा कि इनमें क्या परिवर्तन हो रहा है और इनके साथ संधि होकर के क्या रूप बन रहा है, वो आगे आएगा, वो समझ में आएगा आप सभी को। और आगे इसमें क्या है? ये जो अ है, इसके साथ में भी अ या आ की संधि जब होती है तो क्या परिवर्तन आएगा, वो आगे के सूत्रों में स्पष्ट हो जाएगा। तो फिलहाल क्या समझना है कि अ या आ का ई, उ, रील, री के साथ में ही संयोग होता है, इनकी संधि होती है और गुण हो जाता है। ठीक है जी, इनको क्या होता है? गुण हो जाता है ना? तो अब और आप सभी एक चीज को और नोट कर लेंगे और इसको समझ लेंगे। ये मिटा रहा हूं मैं, फिर से आगे लिख रहा हूं कुछ, उसको नोट कर लेंगे और समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पर चलेंगे, उदाहरणों पर, और उसको समझेंगे। तो मैंने क्या आप सभी को बताया कि अ या आ का 4 वर्णों के साथ में संधि होती है तो गुण आदेश हो जाता है। और मैंने एक और चीज आपको बताया था पहले कि गुण जब आदेश होता है तो वो दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है ना? तो जब अ अथवा आ का ई के साथ में गुण होगा, संधि होगी, तो यहां पर गुण होकर के क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक है, ए। ठीक है, अदेंग गुण में गुण के लिए कहा गया था ना कि गुण कितने होते हैं व्याकरण में? तो 3 गुण होते हैं, अ, ए, ओ।
तो यहाँ पर ए आ गया। ठीक है जी। अब आगे अ या आ का ही अगर ऊ के साथ में संधि होगी तो यहाँ पर ओ हो जाएगा। ठीक है, ओ आदेश हो जाएगा, इनको गुण हो जाएगा ओ, है ना। तो अदेंग गुणा के अंतर्गत ओ भी आता है ना। अ ए ओ, यही तीनों गुण आदेश होंगे, है ना। आप सभी ध्यान से देखते जाइए इसको। और आगे इसी प्रकार से क्या है, री का आया है ना। अ ई उ री और री का मैंने आप सभी को बताया था। तो जब अ या आ का री के साथ में हम सभी संधि करेंगे तो अर ऐसा हो जाएगा गुण। ठीक है, अर ऐसा आदेश हो जाएगा दोनों के स्थान पर। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो ये अर आदेश हो गया। तो गुण में तो अर आया नहीं था, गुण में क्या आया था, अ ए ओ। तो यहाँ पर क्या है, मूल रूप से ना अ ही है यहाँ पर गुण के रूप में, लेकिन ये जो री है इसी के कारण से आधा र हो गया है। तो ऐसा इसको समझ लेंगे आप सभी। ठीक है जी, आगे इसमें चलते हैं। तो आगे का जो वर्ण है वो क्या है, री है ना। तो अ या आ का जब री के साथ में संधि करेंगे हम सभी तो क्या है, अल ऐसा आदेश हो जाएगा। म्यूट कर लीजिए आप सभी, म्यूट कर लीजिए। जब ये प्रकरण समाप्त हो जाएगा तभी पूछिएगा। गुरुजी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है क्या? चलिए, जी नहीं। दिखाई नहीं दे रही है अब, अभी भी नहीं। और लोग बताएंगे एक बार, दिख रही है ना अभी? नेटवर्क प्रॉब्लम मेरी। दिख रहे गुरुजी, उनके नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। आप लेफ्ट करके फिर से आ जाइए, है ना। चलिए, तो री के स्थान पे अ या आ का जब री के साथ में संधि करेंगे तो अल ऐसा आदेश हो जाएगा। तो इसमें भी क्या है, गुण वाला अ पद ही मूल रूप से है, लेकिन री के कारण से ल ऐसा साथ में आकर के मिल गया है ना। तो अ ए ओ ऐसे आदेश इस प्रकार से प्राप्त होंगे और इन इन वर्णों के साथ में संधि होने से आएंगे। तो अ या आ जमा ई बराबर ए, अ या आ जमा उ बराबर ओ, और अ या आ जमा री बराबर अर, और अ या आ जमा री बराबर अल। ठीक है, ये चार प्रयोगों को आप सभी समझ जाएंगे। गुण संधि के अंतर्गत ये चार प्रयोग ही आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा साथ में, मैं ऐसी आशा करता हूँ, और नोट कीजिएगा हर एक चीज को। अब आगे हम लोग चलते हैं अपने इन चार प्रयोगों पर, है ना। तो सबसे पहले ई वाला प्रयोग हम लोग देखेंगे और उसी में आप सभी को समझ में आ जाएगा सारा चीजें। तो आप सभी ने तो इस प्रकार से है, एक मिनट, एक मिनट बस। ये इस प्रकार से एक संधि की स्थिति हमें प्राप्त होती है, गण जमा ईशः। ठीक है जी, गण जमा ईशः। तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखेंगे ण में क्या है, अ, है ना। तो आद गुणा की एक शर्त कंप्लीट हो रही है कि अ या आ एक तरफ होना चाहिए, दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, कोई भी मतलब ई उ रील री में से कोई होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, बड़ी रीकार है, तो है ना। तो बड़ी री का बड़ी ई अथवा बड़ा ऊ भी हो सकता है, छोटी री अथवा बड़ी री भी हो सकता है ना। और री वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, ये नियम है। तो वो ह्रस्व में ही उसका प्रयोग होता है। तो एक तरफ अ प्राप्त हो गया और दूसरी तरफ ई प्राप्त हो गया, अर्थात इनमें संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ए, है ना। वृषभ जी ध्यान पूर्वक समझिएगा, मैंने क्या बताया था कि इन दोनों के स्थान पर होगा। तो अ प्लस ई बराबर ए ऐसा आदेश हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा गुण आदेश हो जाएगा। तो अब फिर से इनको सबको मिला देंगे इन वर्णों को और हमारा रूप कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले ग पूरा है हमारे पास, उसके बाद क्या है, न आधा बचेगा क्योंकि हमने उसका अ निकाल लिया था संधि करने के लिए।
तो ग, उसके बाद हलंत ण, आगे है ए, है ना। अब आगे ईशा में से ई तो गायब हो चुका था, ई को हमने संधि के लिए प्रयोग कर लिया, तो क्या बचा शह, है ना। तो अब आगे क्या है, नेक्स्ट इसका क्रम क्या होगा, ग और ये जो ए है ये आकर के ण में मिल जाएगा हलंत वर्ण में, तो ये क्या हो जाएगा ग अणे शह, है ना। भगवान शिव के पुत्र थे गणेश जी, तो उनका हमने नाम क्या है सिद्ध कर लिया। इस प्रकार से गुण संधि के अंतर्गत आता है ये प्रयोग, ठीक है जी। तो आप सभी में से पूछता हूं मैं, चलिए डॉक्टर माया जी आप स्पष्ट कर दीजिए इसको। जी महोदय, जी बताइए। ये गुण संधि है आद्गुणा, पूरा शुरू से बता दें, खाली गणेशा को बता दें? गणेशा को ही केवल समझा दीजिए। अच्छा अच्छा। जी गढ़ धन ईशा है, गणेशा में गढ़ धन ईशा, तो गढ़ में जो अ है सूत्र के अनुसार अ या आ के बाद ई या ई यानी ह्रस्व या दीर्घ ई या ई आएगा, तो उन दोनों के स्थान पर ए एकादेश हो जाएगा। तो यहाँ जी पर गढ़ में ड़ में अ है और ईशा में ई है, तो अ और ई इन दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा, तो हो जाएगा गणेशः। ठीक है जी, बहुत सुंदर। तो आप सभी ने इसको समझ लिया होगा, गुण संधि का एक उदाहरण। अब आगे भी इसके जो चार इसकी स्थितियां हो रही हैं, तो चार उदाहरण हम सभी शीघ्रता से देखते हैं, थोड़ी थोड़ी स्पीड अप अधिक करते हैं। तो दूसरा उदाहरण है, अगर ऊ के साथ में संधि होगी तो कैसे शब्द बनता है ना। तो एक शब्द एक इस प्रकार से स्थिति आती है हमारे पास, पर जमा उपकारः, पर जमा उपकारः। तो र में क्या है, एक तरफ अ आ रहा है ना, एक शर्त कंप्लीट हो गई इसकी। आगे क्या आ रहा है हमारे पास, ऊ आ रहा है ना। तो ई ऊ रील री में से कोई होना चाहिए, तो इनके स्थान पे क्या हो जाएगा, ऊ के स्थान पे क्या मैंने बताया था गुण होगा, तो ओ आदेश हो जाएगा। तो अ जमा ऊ बराबर इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ, है ना। तो अब इसी को हम लोग पूरा कर लेंगे, तो पूरा था, र आधा हो गया था क्योंकि हमने इसका अ निकाल लिया था। आगे उपकार में से ऊ संधि में प्रयोग हो गया था, तो क्या बचा, केवल पकारः, ऊ का हमने प्रयोग कर लिया था। अब आगे जो ओ है उसको र में मिला देंगे हलंत में, तो प रो प कारः, ऐसा शब्द हमारे पास बन करके आ जाता है। चलिए वृषभ जी आप समझाइए इसको, परोपकारः को। जी, पर जमा उपकारः, जी पर में र में अ है और अ और आ की जगह उ हो जाता है, ओ हो जाता है, हाँ सॉरी, अ और आ के साथ किसी स्वर मिल जाता है, तो अ, जैसे ऊ यहाँ पे मिलेगा तो ओ हो जाएगा, तो अच्छा अ और ऊ मिलने के बाद ओ हो गया, तो पर, तो पर तो जब हम आदेश के हिसाब से ओ जब हुआ तो यहाँ पे र हलंत आधा र हुआ, तो ये हो गया प र हलंत ओ और पकारः, तो ये परोपकार बन गया। चलिए अच्छा है, आप सभी को समझ में आ रहा है, ये अच्छा है, आप सभी समझा पा रहे हैं, मतलब आप सभी को समझ में आ रहा है। थोड़ा सा अभ्यास और कर लेंगे, थोड़ा सा और चीज़ों को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ कठिन नहीं है इसमें। आगे हम लोग चलते हैं तीसरे वाले उदाहरण पर। मैंने बताया था ना, ई ऊ रील री के साथ में इसका संधि होगा, ठीक है, ज़्यादातर इसी में होता है ये। तो हम लोग इसको समझते हैं। तो हमने ई का देख लिया, ऊ का देख लिया, अब हम री का देखेंगे, है ना। री का देखेंगे तो री के लिए भी बहुत प्रसिद्ध एक उदाहरण आता है, राज जमा ऋषि, ठीक है जी, राज जमा ऋषि। तो ज में क्या है, अ है, एक शर्त कंप्लीट, अ या आ में से कोई होना चाहिए।
आगे क्या है, री। दूसरी शर्त भी हमारी कंप्लीट हो गई, क्योंकि ई उ रील री में से कोई होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या मैंने बताया था कि री और अ के स्थान में गुण होकर के क्या हो जाता है, अर आदेश हो जाता है ना, अर, ऐसा। ठीक है जी, अर हो जाता है। तो इसी को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या बना, रा पूरा है, ज हलंत है क्योंकि इसका अ हमने निकाल लिया हुआ है, और आगे अ और री के स्थान पर अर आदेश हो गया, और आगे री चूंकि इसी में संधि हो चुका है तो री हट चुका है वहां से, और आगे बचा शी, है ना। तो जब इसको जोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या बन जाएगा, रा, ज के साथ में जो आगे वाला स्वर है ये आकर के मिल जाएगा, तो ज पूरा हो जाएगा, और ये जो रा ज और ये जो र है अब ये क्या हो जाएगा, शी के ऊपर चला जाएगा, है ना। तो राजर शी, इस प्रकार से ये बन जाता है। इसी प्रकार से ब्रह्मर्षि, राजर्षि, महर्षि इस प्रकार से बन जाता है। महर्षि हम लोग करते हैं तो क्या रूप बनता है, महा ऐसा होता है शब्द, और ऋषि तो आ के स्थान पे भी गुण हो जाता है, आ और री के स्थान पे अर ही आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार से राजर्षि हमारा शब्द जो है वो बन करके कंप्लीट हो गया। चलिए, आज कोई है ही नहीं जिससे मैं पूछूं। सुरेंद्र जी भी नहीं है, और भी बच्चे हैं वो गायब हैं आज। चलिए कोई बात नहीं, अभी कुछ लोग हैं तो नए हैं, तो आप सभी से मैं ज़्यादा पूछना ठीक नहीं समझता हूँ। तो चलिए आप सभी को समझ में आ गया होगा, ऐसी आशा करता हूँ। आगे हम लोग चलते हैं अंतिम उदाहरण पर। इसका री वर्ण का उदाहरण देखेंगे कि अगर री के साथ में संधि होगी तो गुण कैसे होगा, अल। अल ये आदेश कैसे कैसे होगा, शब्दों में कैसे कैसे बनता है, प्रयोग कैसे कैसे होता है। तो राजर्षि को हमने देख लिया, यहाँ पे विसर्ग कर लीजिएगा ऋषि में, ठीक है। आगे क्या है, री के लिए एक ही उदाहरण प्राप्त होता है ज्यादातर। तो एक तरफ है तव और एक तरफ है ऋकारः, तव जमा ऋकारः। तो व में आ गया अ, एक तरफ अ प्राप्त हो गया और एक तरफ क्या हो गया, री। तो इन दोनों के स्थान पे गुण होकर के क्या बन जाएगा, अल, है ना जी। गुण होकर के क्या बन जाएगा, अल। तो अब इसी को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले आ गया त, उसके बाद व आ गया हलंत में, उसके बाद है अल, और उसके बाद क्या है, री को हटा देंगे ऋकार में से, तो कार ऐसा बच जाएगा, है ना। तो अब इसी को हम जोड़ देंगे। तो सबसे पहले त, फिर व के आगे वाला जो अ है इसमें आकर के मिल जाएगा, तो वह पूरा हो जाएगा, और आगे ल आधा ही होगा क्योंकि उसके आगे स्वर नहीं है, और आगे कारः ऐसा हो जाएगा, तवल कारः, ऐसा हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारा जो गुण संधि वाला जो प्रकरण था ये समाप्त होता है। अब आगे वृद्धि संधि हमारी शुरू होती है, और वृद्धि संधि को हम लोग, बताइए आप सभी आज पढ़ना चाहेंगे अथवा कल पढ़ना चाहेंगे, उस दिन मंगलवार को, क्योंकि आज संधि तो केवल एक ही हुई है। चलिए ठीक है, तो आज की कक्षा ना हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे हम लोग, 4 सूत्रों को पढ़ना है। तो आप सभी तैयार होकर के आइएगा और पाठ को देख लीजिएगा। यूट्यूब पर इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा मैं। तो संधि अगर आप लोगों को पढ़ना है, जो नए विद्यार्थी हैं, तो आप सभी रेगुलर आइएगा फिर। ठीक है जी। तो कक्षा को समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो पाठ में से तो आप लोग पूछ सकते हैं। महोदय, जो कल सर का वो यूट्यूब अनुवाद था एक 23 अभ्यास का, जी, 23वें अभ्यास का जो अनुवाद था महोदय, करके तो भेजे हैं, हाँ पर वो ये संतुष्टि नहीं मिली है कि सही है कि गलत है। सोमवार को फिर मैं साथ में कराऊंगा ना पहले ही उसका। ठीक है, सोमवार को जी साथ सर। में पहले अनुवाद का ही कराऊंगा मैं। जो 2 अभ्यास छूटे हुए हैं तो आधे घंटे में दोनों का ही कराऊंगा, जी जी उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। हाँ ठीक है महोदय। हाँ, आप क्या सर बोल रहे हैं जी। यूट्यूब का नाम क्या बोला साहब, वो यूट्यूब का नाम? गीताश्री एकेडमी ऐसे करके सर्च कर लेंगे, अच्छा, गीता। GITASHREE, है ना। ओके।
गीताश्री शुक्रिया। एकेडमी, इस प्रकार से। तो वहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी जो भी अब तक हुई हैं। तो इससे पहले एक ही केवल हुई है संधि की, तो दोनों देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। और धन्यवाद। किसी जी स्वागतम। और किसी का कोई प्रश्न? चलिए, प्रश्न नहीं है कोई भी, कक्षा को समाप्त करते हैं। और कल रविवार है, कल प्रेजेंटेशन होना है। तो 5 लोगों का जो प्रेजेंटेशन फिक्स हुआ है वो आप लोग तैयार कीजिएगा अच्छे से। और कल हम लोग मिलते हैं 8:30 बजे, 8:30 से लेकर के 10 बजे तक कल ये आयोजन होगा। तो आप सभी तैयार करके आएंगे। और जो अतिरिक्त कक्षा के विषय में मैंने बताया था आप सभी को दोपहर में, तो उसका मैं कल सुबह 10 बजे तक आपको कंफर्म कर दूंगा कि वो कक्षा होगी अथवा नहीं होगी। और अगर कक्षा होगी तो 1 से 3 बजे के बीच में ही होगी। ठीक है, तो आप सभी अपना और समय में जो भी कार्य है वो कर सकते हैं। ठीक है महोदय, कल अष्टमी महाअष्टमी का व्रत है, पूजा जी जी जी। पाठ। अच्छा, तो क्या करें, प्रेजेंटेशन कैंसिल करें? कल कल नहीं, पॉसिबल नहीं है प्रेजेंटेशन तो हमारा हो भी। जाने दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर कोई बात नहीं, नवरात्रि समाप्त होने दीजिए फिर, है ना, दशहरा समाप्त होने दीजिए फिर। सोमवार को आप सभी उपस्थित हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? क्योंकि उस दिन तो शायद हाँ, हो जाएंगे महोदय। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए सोमवार को उपस्थित हो जाइए। मंगलवार को तो दशहरा है, तो उस दिन तो अवकाश होना ही है। और बाकी जी। कल भी ठीक है, कल भी आप लोगों की छुट्टी हो गई। चलिए, ये सब पर्व हो जाने के बाद आप सभी थोड़ा सा लगिएगा मेरे साथ में, ताकि कोर्स कंप्लीट हो सके ना। क्योंकि 1 महीना ही जी। बचा हुआ है हमारे पास, 24-25 कक्षाएं, तो उसी में सब खत्म करना है। और आप लोगों को अच्छे से पढ़ाना है, इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है इसमें। चलिए ठीक है, तो कक्षा ठीक को है समाप्त महोदय, करते शुभ हैं। रात्रि। सोमवार को मिलते हैं आप सभी से, और मंगलवार को जी। संधि की कक्षा होगी, उसमें मिलते हैं फिर आप सभी से। ठीक है जी, नमस्ते आप जी सभी को। महोदय, नमो नमः, शुभ रात्रि महोदय। शुभ रात्रि जी।